हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, एक दिन मोंटी, उसके पापा और उसके दादा साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। मोंटी की अभी भी जॉब लगी थी और महीने के एंड में उसकी पहली सैलरी क्रेडिट होने वाली थी। तो इस सैलरी के साथ क्या करना है ये मोंटी अभी डिसाइड कर रहा था। तो उसने उसके पापा को कहा कि मैं अपनी पहली सैलरी के आते ही उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। और उसे लगा कि ये सुन के उसके पापा काफी खुश हो गए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि ये स्टॉक्स वगैरह सब सट्टा है, इतनी मेहनत से पैसे कमाएगा और फिर सट्टेबाजी करेगा। बेटा तो एक काम कर, अपनी सैलरी को उस सैलरी अकाउंट से निकाल के हमारे पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में डाल दे और फिर जब वो एक बड़े अमाउंट में सेव हो जाए तब एफडी कर लेना। तो ये बात सुन के उसकी मॉम कहती है कि ये बैंक वगैरह भी आजकल भरोसे के लायक नहीं है और अब तो एफडी के इंटरेस्ट रेट भी कितने कम हो गए। बेटा एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से गोल्ड खरीद लो। हमारे जमाने से हम गोल्ड में ही पैसा लगाते आ रहे हैं। सोने का भाव हमेशा बढ़ता भी है, वो घर में सेफ भी रहेगा और जरूरत पड़ने पे काम भी आ जाएगा। और ये बात सुन के उसके दादा कहते हैं कि ये गोल्ड भी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक काम कर, कोई प्लॉट या घर खरीद ले और ईएमआई भर। कम से कम 20 साल में तेरा एक खुद का घर तो हो जाएगा। लेकिन मोंटी को इतना जल्दी लोन के चक्कर में पड़ना नहीं था, तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो करे क्या। दोस्तों, ऐसी ही कोई चीज हम सभी अपने घरों में देखते होंगे। सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं, हर चीज में हमें अलग लोगों से अलग अलग ओपिनियन मिलती है। और क्योंकि किसी ने भी किसी चीज में कोई सक्सेस अचीव नहीं की होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे फॉलो करना चाहिए। और इसी वजह से मेजोरिटी लोग जो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली में पैदा होते हैं वो हमेशा वहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक रिच फैमिली में बॉर्न नहीं हुए हो तो आप एक डिसएडवांटेज में हो, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस का सब्जेक्ट हमारे स्कूल में होता नहीं है और ना ही कोई रिच फैमिली के लोग आपको बैठ के उनके सीक्रेट्स बताएंगे कि वो वहाँ पे कैसे पहुंचे। इसीलिए ये बुक रिच डैड पुअर डैड बहुत फेमस हुई थी और ये पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी में शायद नंबर 1 बुक मानी जाती है। तो आज हम इसी ऑथर की ये दूसरी बुक व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। अब दोस्तों, इस बुक में कुछ ऐसे लेसन है जो अच्छे, लेकिन कुछ ऐसे लेसन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन के भी रास्ते पे लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम उन अच्छे लेसन्स के साथ उन दूसरे लेसन्स को भी स्टडी करेंगे जिसमें मेरी ओपिनियन अलग है। और मैं आप लोगों को अपना रीजन भी दूंगा कि क्यों मैं उस चैप्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं करूंगा। क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा एम सिर्फ बुक की समरीज बना के अपलोड करना नहीं है, बल्कि आप लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसका सेकंड हाफ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि उसमें आपको वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में दिन पे दिन रिच और पुअर लोगों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, यानी रिच लोग और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और मिडिल क्लास और पुअर लोगों का स्ट्रगल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन ये है कि रिच लोगों के पास 3 E's होते हैं, जो है एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश। तो जब कोई बच्चा एक अमीर फैमिली में पैदा होता है तो उसको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है। ये वो एजुकेशन है जो उसके डैड उसे शाम को डिनर करते हुए देते हैं, ना कि स्कूल में। फिर धीरे धीरे करके वो अमीर डैड अपने बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाता है कि कैसे उन्हें अपने पैसों को मैनेज करना चाहिए। और फिर उस रिच डैड ने जितने भी पैसे अपनी लाइफ टाइम में कमाए होते वो उन बच्चों को मिल जाते। तो इस वेल्थ क्रिएशन के गेम में उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट मिलती है और फिर वहां से वो और ज्यादा अमीर बनते रहते। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ मिडिल क्लास और पुअर लोगों की हम बात करें तो वो लाइफ टाइम तक सिर्फ पैसों के लिए काम करते रह जाते। तो अब सवाल ये उठता है कि रिच लोग अपने बच्चों को ऐसी कौन सी एजुकेशन देते। तो ऑथर के हिसाब से ये एजुकेशन बेसिकली 3 चीजों की होती है। सबसे पहली होती है इन्वेस्टमेंट, दूसरी है टैक्सेस और तीसरी है डेट यानी लोन। तो अगर हम सबसे पहली चीज की बात करें जो है इन्वेस्टमेंट, तो रिच लोगों का सबसे ज्यादा पैसा जहाँ लगा होता है वो होता है उनके बिजनेस में, जो या तो पब्लिक कंपनीज होती है जिसमें हम स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनकी प्राइवेट कंपनी होती है। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड में ऑथर का सबसे मेन लेसन यही था कि पुअर लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहते हैं और रिच लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो अगर आप एक जॉब करते हो तो आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पे लगा सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो आप अपस्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो इंडिया के सबसे टॉप ब्रोकर्स में से एक है। अपस्टॉक्स के ऐप से आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आसानी से सीख सकते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये काफी सिंपल, अफोर्डेबल और इजी टू यूज ऐप है जो सारे इंडियंस के लिए अवेलेबल है। चाहे आप एक न्यूबी इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, अपस्टॉक्स आपकी जर्नी इस ऐप के जरिए काफी इजी बना देता है। यहाँ पे आप मार्केट मूवर्स एंड शेकर्स, फंडामेंटल्स और सेक्टर्स के बेसिस पर स्टॉक्स में स्कैन अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर कर सकते हो। और यहाँ पे रिपोर्ट्स का भी फीचर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको ऐप पर ही मार्जिन, ट्रेड और फंड की रिपोर्ट मिल जाती है। और यहाँ पे आपको क्यूरेटेड न्यूज सर्विस भी मिलती है, जहाँ आप अपनी सभी वॉचलिस्ट की कंपनीज का ट्रैक रख सकते हो। और इस ऐप की खास बात यह है कि ये काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है, जहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉवल यानी सिर्फ 15 मिनट्स में विड्रॉवल हो जाता है।
यहाँ आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्टॉक एनालिसिस के लिए फंडामेंटल डेटा, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी और मार्जिन कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम अप टू 20 रुपीज पर ऑर्डर तक का ही ब्रोकरेज चार्ज होता है। और अगर एडवांस फीचर्स की बात की जाए तो जीटीडी ऑर्डर्स, चार्ट्स पावर्ड बाय ट्रेडिंग व्यू और वन टच ऑर्डर एंट्री भी है, जिसमें यूजर्स ऐप सेटिंग्स में जाके एक क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट इनेबल कर सकते हैं ताकि आपका ऑर्डर एक ही बटन में डायरेक्टली कंप्लीट हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक डेस्कटॉप वर्जन भी है जिससे आप अपने कंप्यूटर से भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और इनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है और वो भी बहुत ही फास्ट एंड ईजी। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि रिच लोग अपने पैसों को कुछ इस तरह काम पे लगाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा टैक्सेस ना भरना पड़े। अब दोस्तों आप में से बहुत लोग शायद अभी अर्न करना शुरू कर रहे होंगे या शायद इतना ज्यादा नहीं कमाते होंगे कि आपको बहुत टैक्स भरना पड़े, और आप सोच रहे होंगे कि हमें टैक्स के बारे में सीख के क्या मिलेगा। लेकिन बाद में जब आपकी इनकम ग्रो होगी और तब आप इसे सीखने जाओगे तो आपको ये काफी डिफिकल्ट लगेगा। और अगर आप इसे अच्छे से समझ लो तो आप अपनी वेल्थ का एक मेजर हिस्सा लीगली टैक्स में जाने से सेव कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट 30% का है और यूएस में 37% का है। फिर इसके ऊपर और भी दूसरे तरह के टैक्सेस होते हैं। तो ऑथर के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमीर होने के बाद अपने टैक्सेस को सही तरह से मैनेज नहीं करते हो तो आप साल के 12 महीने में से 4 महीने गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। तो इस टैक्स के सब्जेक्ट को मास्टर करने का सबसे सिंपल आंसर ये है कि आप अभी से टैक्स समझना और उसे फाइल करना शुरू कर दो। फिर तीसरा लेसन है डेट। अब ये वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि डेट 2 टाइप्स के होते हैं, गुड डेट और बैड डेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैड डेट की, यानी बुरे लोन की। एक छोटे से एग्जांपल से इमेजिन करिए कि आप एक मार्केट से गुजर रहे हो और आप देखते हो कि एक बहुत ही बढ़िया सा शू डिस्प्ले पे लगा हुआ है जिसपे 6000 रुपीज का टैग लगा है। लेकिन अचानक से आपको याद आता है कि आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे है ही नहीं, लेकिन आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको इमरजेंसी के टाइम पे वो काम आ सके। आप सोचते हो चलो ठीक है, मैं इसे बाय तो नहीं कर सकता लेकिन कम से कम ट्राई तो कर सकता हूँ। तो आप उस स्टोर के अंदर जाते हो सिर्फ उसे ट्राई करने की नीयत से, लेकिन बाहर निकलते हो एक बॉक्स के साथ जिसमें वो शू होता है। अब दोस्तों ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पास वो क्रेडिट कार्ड था, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप ये एक्सपेंस नहीं करते। और हो सकता है कि आप वो शूज के बाद एक जैकेट खरीद लो, फिर दूसरा कुछ, और इसी तरह आप एक आदत बना लो हर महीने सैलरी के आने से पहले ही उसे खत्म करने की, जो एक बहुत ही डेंजरस हैबिट है। और फिर अगर आप उस क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पे नहीं करते हो तो बैंक आपको अच्छे से इंटरेस्ट और अलग अलग फीस चार्ज करेगी जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, और फिर आप सोचते रह जाओगे कि आपकी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम में से मेजोरिटी लोग अग्री करेंगे कि ये एक एक्चुअली में बैड डेट है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि गुड डेट नाम की भी एक चीज होती है जो एक ऐसा लोन होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, यानी एक एसेट। क्योंकि ऑथर के हिसाब से जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है, और जो आपकी जेब से पैसा लेती है वो एक लायबिलिटी है। तो ऑथर फैंटम इनकम का एक कॉन्सेप्ट हमें इस बुक में सिखाते हैं, जो उनके हिसाब से इस बुक का सबसे मेन लेसन है कि रिच लोग ये फैंटम इनकम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो एक एक्टिव इनकम भी नहीं होती है और पैसिव इनकम भी नहीं होती है, ये फैंटम इनकम होती है। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप इन पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपको 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी मार्केट में मिल रही है। अब आप चाहो तो आप अपने पास रखे हुए उन पैसों से ये प्रॉपर्टी वन टाइम पेमेंट में खरीद सकते हो और उसे रेंट पे लेके पहले ही मंथ से पूरा रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर वो आपकी जगह होते तो वो ऐसा नहीं करते। वो बैंक के पास जाएंगे और उस प्रॉपर्टी को लोन पे लेंगे, जिसपे मान लो अगर डाउन पेमेंट 20% का है, यानी 20 लाख रुपीज का, तो वो उस 1 करोड़ की सेविंग से 20-20 लाख करके 5 अलग अलग डाउन पेमेंट पे करेंगे, मतलब 5 प्रॉपर्टी लोन पे खरीदेंगे। इससे होगा ये कि उनको हर एक प्रॉपर्टी पे 80-80 लाख का लोन देना होगा, लेकिन अब उनके पास 5 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रहा है, जिससे अल्टीमेटली उनका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों सुनने में ये आइडिया आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं इसका एक दूसरा साइड बताता हूँ। इस फैंटम इनकम के कॉन्सेप्ट में 2 बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये कि अगर आप मार्केट में एक्चुअली में कोई प्रॉपर्टी लोन पे लेने के लिए जाते हो और फिर उसकी ईएमआई और रेंट को कंपेयर करोगे तो आपकी ईएमआई का पेमेंट हमेशा रेंट से ज्यादा होगा। जैसे मुंबई में अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 20 साल के लिए उसका ईएमआई पेमेंट ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज पर मंथ का होता है, और वैसी प्रॉपर्टी से रेंट आपको मैक्सिमम 30 से 40 हजार का मिलेगा, मतलब आपको आधा ईएमआई अपनी पॉकेट से देना होगा। तो अगर आप बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे लोन पे रहोगे तो आप ये एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे कैसे? क्योंकि ऑथर ने बुक में उल्टा लिखा है कि रेंटल इनकम ज्यादा मिलती है और ईएमआई कम होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी बहुत सस्ते प्राइस पे मिल गई और उस पर इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, तो हम दूसरी और सबसे मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो है रिस्क। इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन करिए कि एक ऐसा गेम है जहाँ 100 प्लेयर्स एरोप्लेन में एंटर करते हैं और उस प्लेन में 100 पैराशूट्स है, लेकिन उसमें से एक पैराशूट खराब है। फिर प्लेन जब जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर होगी
तो इन सभी प्लेयर्स को रैंडमली एक पैराशूट मिलेगा और फिर इनको अपनी पैराशूट को लेके जंप करना होगा। तो जो 99 प्लेयर्स सर्वाइव कर जाएंगे उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो दोस्तों क्या आप ऐसा कोई गेम खेलोगे? दोस्तों इसका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि एक टाइप का सुसाइड गेम है। कोई भी समझदार इंसान ऐसा गेम नहीं खेलेगा, क्योंकि भले ही वो इनाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो लॉस होने के चांस है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हमारी जान चली जाने से बड़ा लॉस हमारी लाइफ में क्या हो सकता है? तो इसी तरह फाइनेंशियल लाइफ में जो सबसे बड़ा लॉस हो सकता है वो फाइनेंशियल डेथ होती है, यानी बैंक्रप्सी। अब इस बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि आपको लोन बहुत ज्यादा पे करना है और आपके पास उतने पैसे नहीं है या फिर उतने एसेट्स नहीं है, मतलब आपकी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम। ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होता है, जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब आप लोग इमेजिन करिए, एक आदमी है जिसको हम सनी बोलते हैं, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेता है, सबके सब लोन पे, इस फैंटम इनकम की स्ट्रेटेजी से। और कुछ सालों बाद कंट्री में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे रिसेंटली लॉकडाउन लगा था। अब दोस्तों एक चीज हमको समझना चाहिए कि हम अपनी लाइफ टाइम में कोविड-19 जैसे न जाने कितने सारे बैड इवेंट्स देखने वाले हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हर कुछ सालों में एक रिसेशन आता रहता है, जिसमें अच्छे खासे लोगों को जॉब से निकाला जाता है। और जो लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं तो वो अपने बेसिक चीजों की खर्चे भी पे नहीं कर पाते और वो अपने रेंट्स भी पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन सनी को तो बैंक्स की ईएमआई टाइम पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक सिर्फ 3 महीने रुकते हैं। अगर 3 महीनों तक सनी की ईएमआई की पेमेंट नहीं आती है तो बैंक अपना प्रोसीजर शुरू कर देंगे, जिसमें वो उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर करते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे टाइम पे सेल की जा रही है जब कोई अच्छा बायर ही मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रिसेशन चल रहा है। तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी एक बहुत ही चीप प्राइस पे सेल होगी और बैंक के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका डाउन पेमेंट होगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में आपका लॉस नहीं हो सकता और प्रॉपर्टी के प्राइस तो हमेशा बढ़ते रहते। सनी को भी यही लगता था, लेकिन उसको इसकी रियलिटी तब पता चली जब उसने ऐसे बुरे मार्केट के टाइम पे अपने ब्रोकर को कॉल किया। तो उसको जवाब ये मिला कि सर, अगर आपको अर्जेंटली सेल करना है तो आपको प्राइस नेगोशिएबल रखना होगा, क्योंकि मार्केट में फिलहाल अच्छे बायर्स अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत ही इलिक्विड मार्केट है। आप स्टॉक मार्केट की तरह सुबह 9:30 बजे अपने घर पे बैठे हुए मोबाइल ऐप से इसे सेल नहीं कर सकते। तो सनी की प्रॉपर्टी चीप प्राइस पे फोर्सफुली सेल हो गई है, लेकिन उसने जो ओरिजिनल अमाउंट पे लोन लिया था उसको तो वही अमाउंट भरना है। उसके साथ में पेनल्टी, लेट पेमेंट और इंटरेस्ट भी भरना है, जिसे वो ऑब्वियसली पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पूरा कैश फ्लो रुक गया है और रेंटल इनकम आना बंद हो गया है। तो इससे बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखते ही देखते सनी की सारी प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, जिससे वो काफी आसानी से बैंकरप्ट हो सकता है और उसकी लाइफ टाइम की मेहनत थोड़े से टाइम में बर्बाद हो सकती है। तो ये फैंटम इनकम का गेम खेलना एक तरह का फाइनेंशियल सुसाइड का गेम है। इसीलिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर लोन को लेके ये कहते हैं कि इफ यू आर स्मार्ट यू डोंट नीड इट, एंड इफ यू आर डम इट विल रूइन यू। क्योंकि जिस भी स्ट्रेटेजी में लोन इन्वॉल्व होता है वो शायद आपको जल्दी से टॉप पे लेके जा सकती है, लेकिन उससे डबल स्पीड में नीचे भी लेके आ सकती है। इसका रीजन ये है कि जिस भी स्ट्रेटेजी में एक साथ आपका पोर्टफोलियो जीरो होने का चांस होता है, तो चांसेस है कि वो कभी ना कभी जीरो होगा ही। इसीलिए जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते और पोर्टफोलियो बनाते तो हम 10-15 कंपनीज अलग अलग सेक्टर से पिक करते हैं, ताकि अगर बुरे टाइम में 2-4 कंपनीज बंद भी हो जाती है तो आपकी बाकी कंपनीज सर्वाइव कर लेगी और लॉन्ग टर्म में ओवरऑल पोर्टफोलियो उन लॉसेस को रिकवर कर लेगा। तो इसीलिए जब आप कंपनी पिक करते हो तो ऐसी कंपनीज पिक करो जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो, और जितने भी स्मार्ट सीईओ होते वो हमेशा हाई डेट से दूर रहते, ताकि वो रिसेशन और बुरे मार्केट को भी इजीली सर्वाइव कर ले। क्योंकि चाहे आप कितने भी रिच हो जाओ और कितने भी बड़े स्केल में बिजनेस कर लो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी में लोन का एक बहुत बड़ा रोल है तो आपके जीरो होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि लोन का मेंटल मॉडल ये है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो, नो मैटर हाउ बिग दैट नंबर इज, बिकम जीरो। इसको हम काफी डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे और दूसरे मेंटल मॉडल्स के बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों, पुअर रहने से भी बुरी चीज क्या होती है? क्या आप बहुत मेहनत करके अमीर हुए और फिर एक गलती से आप वापस पुअर हो गए, क्योंकि आपको फाइनेंस का एक बेसिक मेंटल मॉडल नहीं मालूम था। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रिच लोग रिच इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो बस लोन लेते रहते और लोन पे ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदते। लोग इसीलिए अमीर होते क्योंकि वो मार्केट में कोई वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड करते, जैसे कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट की कंपनी स्टार्ट करते या वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करते या वैल्यूएबल कंटेंट ही सही। तो आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपकी जो नेटवर्थ है, यानी आपकी वेल्थ और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वो टाइम के साथ रिसेशन प्रूफ और बहुत स्ट्रॉन्ग बनता रहे, ताकि एक बार जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हो तो आपको फिर लाइफ टाइम तक पैसों की टेंशन लेनी ही ना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस कंटेंट से कुछ वैल्यू मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपकी इस फैंटम इनकम की कॉन्सेप्ट को लेके क्या ओपिनियन है, क्योंकि दोस्तों सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, तो मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहता हूँ।
और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी ये फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज मिल जाए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपस्टॉक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।